सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा था कि कोर्ट तकसीम है, कोई नई बात नहीं है, काफी अरसे से आप ये बात सुन रहे होंगे। कहा जा रहा था 2 ग्रुप बन गए सुप्रीम कोर्ट में। ये जो आज वाकयात हुआ उसके बाद फिर जाहिर समात भी हुई, उस पर भी जाएंगे। हसनात, क्या हुआ? ये तवक्को कर रहे थे पहले तो आप दोनों में तवक्को कर रहे थे या नहीं तवक्को करते इस चीज की? देखिए, ये तवक्को इस तरह था कि ये जो बेंच बना ये मुशावरत से नहीं बना, 9 रुकनी। चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना दिया। वो जिस तरह जस्टिस काजी फैसला कहते हैं कि 8 बजे रात को मुझे फाइलें वसूल हुई कि कल ये मेरा कल इसमें नाम है। अब जब 3 महीने से एक जज किसी बेंच का हिस्सा नहीं है और उन्होंने रीजन भी बता दिया है, रीजन भी मालूम हो, तो फिर यह है कि बेहतर होता कि एक जो है वो इंटरनल आपस में कंसेंसस इवॉल्व होता। अगर वो उसके बाद वो ना बैठते तो आप उनको बेंच में शामिल ना करते। आपने पहले भी उनसे सवाल किया कि आप क्यों नहीं बेंच पे बैठ रहे। उन्होंने बताया कि वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसका या फैसला करें, जो भी हो, चाहे उसको फैसले कानून को अपेल कर दें, चाहे उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन सस्पेंशन नहीं हो सकती। उनके बकौल मेरे ख्याल में उनका मौकफ भी सख्त है। इस तरह का सख्त मौकफ नहीं रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। उनके साथ क्या सुप्रीम कोर्ट के और जो 14 जजेस हैं, अगर वो उस सस्पेंशन में मे बी वो भी मेजॉरिटी 6-7 जजेस नहीं समझ रहे होंगे कि वो सस्पेंशन ठीक नहीं है, लेकिन वो अगर बेंचेस में बैठ रहे हैं तो जस्टिस काजी फैसला को भी सख्त मौकफ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। लेकिन 3 महीने से ये सिर्फ मौकफ आपका ख्याल है कि ये मौकफ जाहिर है उन 2 जजेस ने दिया, 7 जजेस फिर भी बेंच में बैठे, जिसमें चले आप अगर ये कहें कि जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने उस वक्त भी इख्तलाफी नोट दिए थे, बिल्कुल लिखे थे, और इस वजह से इनकी अगर रेपुटेशन देखें कम से कम बेंचेस के हिसाब से, तो ये नहीं है कि वो किसी साइड पर हैं। दे हैव डिसाइडेड टू सिट। सो ये सियासत सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की कि इंटरनल जो रिफ्ट है, जो इख्तलाफ है वो सामने आया, या जजेस हैं वो जो सोचते हैं वो बता देते हैं? रिफ्ट है, उसी का तसलसल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे अहम सवाल जो आज मेरे जहन में आया, वो ये है कि 8 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक एक रिटन ऑर्डर जारी करती है, जो उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। उसमें ये लिखा हुआ है, उस ऑर्डर में, रिटन ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हुकूमत दोबारा गौर करेगी उन एक्ट्स पे जो इससे मुतल्लिका हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और जो रिव्यू या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अगर हुकूमत जब खुद कह रही है कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, तो कोई भी शख्स ABCD में किसी जज का नाम नहीं ले रहा, कोई भी शख्स जिन्होंने आज उस एक्ट का फायदा उठाया, वो कैसे फायदा उठा सकते हैं जब हुकूमत खुद कह रही है कि हम इस पर दोबारा गौर कर रहे हैं? लेकिन मुअत्तली का ऑर्डर तो है ना, वो तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि क्या आप इसको मुअत्तल कर सकते हैं। उनका कहते हैं प्रिंसिपल ये कहते हैं कि मुअत्तल नहीं कर सकते, या इसको मुस्तरद कर दें या इसको। लेकिन बात यह कि चीफ जस्टिस ने कमरे अदालत में इस चीज का कहा कि हुकूमत ये मौकफ इसका इजहार कर चुकी है और हम उसको जो है वो हुकूमत ने इसके ऊपर वक्त मांगा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी लंबी आप मैटर हैजंट बीन डिसाइडेड येट। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फेयर, मैटर डिसाइड नहीं हुआ ना। वो कहते हैं डिसाइड करें इसको, या इधर करें या उधर करें, किसी तरफ डिसाइड करें, मुअत्तल तो ना करके रखें। लेकिन काशिफ भाई, एक लंबे अरसे तक ये तनकीद रही कि जस्टिस काजी फैज ईसा को बेंचेस में नहीं बिठाया जाता, और ये भी एक सवाल था कि जी क्यों नहीं बिठाया जाता। उसकी भी एक वजह है। देखें, आपने केसेस सुप्रीम कोर्ट में 52,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त पेंडिंग है। अगर हर केस में इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर तो ना कोई केस चल सकेगा, ना कोई केस आगे बढ़ सकेगा, टूटते रहेंगे और बेंच और ये देखें, आप ये जो आप बात कर रहे थे कि 2 जजेस अभी भी बैठे हुए हैं, कब तक बैठे हुए हैं ये एक अलग सवाल है, और किसने क्या नोट लिखने हैं अभी ये भी एक अलग सवाल है। क्योंकि ये हमने रिसेंटली इलेक्शंस केस के दौरान ये प्रैक्टिस भी तो देखी है ना कि एक करके उठते रहे, 2 करके उठते रहे, फिर एक नोट आया, दूसरा नोट आया। देखिए, कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी चीज में डाउट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में ही था, कौन सा सेशन अदालत में? हम टीवी का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं कि असनाद का दिल करेगा और उठ के चला जाएगा, मोहसिन का दिल करेगा, या मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो जाहिर है मुझे तो बैठना पड़ेगा, वरना प्रोग्राम कौन करेगा। सो आपको लगता है ये हो सकता है? देखिए, कुछ जजेस का ये ख्याल होगा, क्योंकि कल रात से मैं आपको एक और चीज बैकग्राउंड बता दूं, आप कमरे में थे जब हम ये डिस्कशंस कर रहे थे कि कल रात से ये बात चल रही थी कि कोई रिक्यूज होगा, कोई ऑब्वियस था ये चीज कि अब जस्टिस काजी फैसला अगर आज बैठ जाते, लोग कहते जी 3 महीने आप क्यों नहीं बैठे। आपने कोई उनके लिए भी मेरे ख्याल में उनका मौकफ बड़ा सख्त था, उनको इस सख्त मौकफ नहीं रखना चाहिए था। लेकिन क्या आगे मजीद तवक्को है आपको कि और लोग भी शायद रिक्यूज करें? देखिए, लेकिन आज जो हमने देखा कि बेंच तकरीबन यूनानिमस था, और मिलिट्री कोर्ट के जो वर्किंग पे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिस तरह केसेस ट्रांसफर किए गए, उस हवाले से सारे जजेस
के सवालात जो थे वो एक ही लाइन और लेंथ पे थे, कोई ऐसा इख्तलाफ नजर नहीं आया अभी और लाइन ये है कि सिविलियंस का ट्रायल वो ये बिल्कुल उनका ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है ये तो जो सेशन कोर्ट में लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है एक जज को, वहां होता है ट्रायल। आर्मी एक्ट में क्यों हो रहा है ये चीज मामला? इसके अलावा और भी उनके जो कंसर्न थे कि जी जो जिस तरीके से ट्रांसफर किए गए कैसे एटीसी से मिलिट्री, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, कहां ऑर्डर हुआ, कौन सा वकील किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो नहीं है। सारी जो फेयर ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10 ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो नहीं है। वो चीजें जो है वो ज्यादा आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो खासकर आखिरी 5 मिनट के जो ऑब्जर्वेशन थी, मेरा ख्याल है वो डायरेक्टली उन्होंने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस किया। वो पोलाइट लहजे में कहा, लेकिन बातें उन्होंने बड़ी ठोक के की हैं कि आपने जिस तरह वकुला को आप हरासा कर रहे हैं, फिर मिलिट्री कोर्ट में कौन वकील पेश होगा, जर्नलिस्ट को आप क्यों नहीं जो जिनको गिरफ्तार किया होगा उनको फ्री करें। फिर उन्होंने कहा जी 4000 लोग आपने गिरफ्तार किए हैं 9 मई के बाद, इनमें से जरा तफसील दें कि कौन जो है वो सिविलियन की कस्टडी में है, कौन से जो है वो मिलिट्री के हैं, कौन से जो है वो खवातीन कितनी हैं, जुवेनाइल कितने हैं। तो ये बड़ा उनकी तरफ से कि जी ये आपको लगता है ये डायरेक्शन जा रही है कि ये सब देखिए जो आज चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी, मेरा ख्याल है कि एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कंसर्न जाहिर करना, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही आज सिग्निफिकेंट था। और उसके बाद क्या फिर भी अगर हुकूमत और जो है वो इस तरह मिलिट्री कोर्ट में मामलात, ये तो अभी खैर फैसला आना है, लेकिन लग रहा है कि आज की जो 7 जजेस की जो रिमार्क्स थे उससे तो लग रहा है कि वो इसको एंडोर्स नहीं करेंगे। और ये भी बता दूं कि वैसे हुकूमत तो कह रही है कि चलेंगे मुकदमा, आज भी शायद डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बात कही, लेकिन जो आपने कहा ना मेरे लिए क्या स्टैंड आउट किया, मेरे लिए क्या स्टैंड आउट किया कि जस्टिस फाइजर साहब ने कहा मैं इस बेंच को बेंच नहीं मानता, इस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी। अब आपको याद होगा एक फुट नोट आया था, लेकिन वो क्योंकि जजेस की तादाद के बारे में आप जरूर कह सकते हैं कि 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट रखा, 2 ने, और वो बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बेंच का हिस्सा नहीं थे, मेहर जस्टिस मंदोखेल साहब यही आफरीदी साहब नहीं थे, मंदोखेल साहब थे, और मंसूर अली शाह साहब बेंच का हिस्सा थे। क्या ये चीज, ये कहना कि ये गैर कानूनी है, कल सरकार फिर उठ के कहेगी देखिए आपके अपने जज कह रहे हैं ये गैर कानूनी बेंच है, हम इसका फैसला कैसे? आशिफ भाई, जब इलेक्शंस केस का फैसला आया ना, तो ये नोट्स बाद में आना शुरू हुए थे। नोट्स तो बाद में लिखे, कोई 2 दिन बाद आया, कोई हफ्ते बाद आया, कोई 15 दिन बाद आया। आपको याद होगा उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लॉ मिनिस्टर के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। ये वही मौकफ था, वो तमाम बातें। लेकिन वो फुटनोट में लिखा गया था ना कि दिस इज अ 4-3 वर्डिक्ट। आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिख दिया था। 28 तारीख का काशिफ भाई एक और ऑर्डर भी था जिसमें तमाम 9 जजेस के साइन थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बेंच दोबारा से बना है और मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। जब दोबारा बन गया तो फिर मामला वो वाला तो सब जजेस को पता था क्योंकि उन्होंने ऑर्डर साइन किया हुआ।